शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से है, जहां के सिल्लोड तालुका के अंभाई गांव में कल रात हुए विवाद के बाद दो गुट आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया जा रहा है कि विवाद बकरी और कुछ पैसों की लेन देन को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद लोकल नेता भी इस विवाद में शामिल हो गए और विवाद और ज्यादा बढ़ गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी का दौर चला और कई लोग घायल हुए। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों गुटों के कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया है। गांव में पुलिस बंदोबस्त लगा दिया गया है। फिलहाल मामला शांत है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की, जहां एक बकरी और कुछ पैसों को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि कहासुनी से ये देखिए किस तरह से मारपीट में तब्दील हो गया। एक स्थानीय नेता के भी इस विवाद में आने से और मामला बढ़ गया। उसके बाद जब मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची तो जाकर मामले को शांत कराया गया। कई लोगों के घायल होने की खबर है। 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामूली सा विवाद था, जिसमें पहले बहस हुई और उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिस वक्त ये पत्थरबाजी हो रही थी उस वक्त की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बकरी और पैसों की लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। दोनों तरफ से पहले बहसबाजी हुई और मामला बढ़कर पत्थरबाजी तक पहुंच गया। फिर जब पुलिस को इसकी जानकारी दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस के कई जवानों को तैनात किया गया है। फिलहाल तस्वीरें शांतिपूर्ण हैं और जब तक शांति बनाने के लिए पुलिस की टीम यहीं पर तैनात रहेगी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर की ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कल की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। बकरी और कुछ पैसों को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। पहले दोनों ही पक्षों में बहसबाजी हुई और फिर ये बहसबाजी पत्थरबाजी में बदल गई। जानकारी ये भी मिल रही है कि एक स्थानीय नेता के इस विवाद में कूदने से मामला और बढ़ गया और गहमा-गहमी होने लगी। जिस वक्त पत्थरबाजी हो रही थी उस वक्त देखिए किस तरह का माहौल था। लोग सड़कों से पत्थर उठाकर दूसरे पक्ष पर लगातार हमला कर रहे थे। और ये सीसीटीवी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें उपद्रवी आपको दिखाई दे रहे हैं कि उपद्रवी किसी एक रुख पर भाग रहे हैं। कहीं से पथराव भी हो रहा है। इनके हाथ में लाठी डंडे हैं। छत्रपति संभाजी नगर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मामूली सी बात पर हुआ विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ा कि दो गुट आमने सामने आ गए। काफी देर तक एक दूसरे पर पत्थरबाजी होती रही। फिर मौके पर जब पुलिस बल पहुंचा तब जाकर हालात काबू में आए और 13 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। और जो जख्मी हुए देखिए आप किस तरह से किस कदर खून हर तरफ बिखरा पड़ा है। किसी का सिर फूटा है, किसी को कहीं चोट आई है, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां देर रात लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी पर हमला हुआ। जबरदस्त फायरिंग मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में वकील दीपक खत्री की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी कैमरास को खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जिन लोगों ने फायरिंग की वो कौन लोग थे। अज्ञात बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार पर कई राउंड फायर किया, जिसमें वकील के साथ बैठा हुआ एक शख्स जख्मी हुआ है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक वकील दीपक को पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है। ऐसे में पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में लगी है। पुलिस को शक है कि बिश्नोई की किसी पुरानी रंजिश की वजह से ये फायरिंग हुई है। ये वो कार है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का वकील बैठे हुए थे। अपने कुछ लोगों के साथ वो जा रहे थे और इस कार पर ताबड़तोड़ फायर किया गया। कई राउंड फायर हुआ है, जिसमें कार के सारे शीशे टूट गए हैं। कार में बैठा हुआ एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और अब जो आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको पुलिस खंगाल करके आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। राजधानी दिल्ली एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी। इस बार बदमाशों के निशाने पर थी
कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम। कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास मंगलवार देर रात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। घटना रात करीब 10:30 बजे की है, जब लॉरेंस बिश्नोई के वकील अपने 4 साथियों के साथ मरघट वाले हनुमान मंदिर के पास पहुंचे थे। तभी अचानक बाइक सवार आए और उनकी कार को घेरकर फायरिंग करनी शुरू कर दी। हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाई। हालांकि स्थिति को भांपते हुए ड्राइवर ने गाड़ी वहां से तेजी से भगा दी और सिविल लाइन के पास एक 5 स्टार होटल में लेकर पहुंच गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील की गाड़ी के ऊपर राजधानी दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास जो है ताबड़तोड़ गोलियां चली, एक के बाद एक 3 राउंड फायर किए। इस वक्त हम उस गाड़ी के पास मौजूद हैं जिस गाड़ी में लॉरेंस बिश्नोई के जो वकील हैं वो मौजूद थे। दरअसल इस गाड़ी में कुल 5 लोग मौजूद थे और ये गाड़ी का नंबर है DL7CW7910। दरअसल जब ये गाड़ी जो है वो जो प्राचीन मंदिर है हनुमान मंदिर कश्मीरी गेट के पास, उसके फ्लाईओवर से नीचे की तरफ उतर रही थी, तो उस दौरान पीछे से जो है बाइक पर सवार होकर बदमाश आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। और जो गाड़ी चला रहा था शख्स, उसने आनन फानन में गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और सीधा जो है गाड़ी को सिविल लाइन के एक 5 सितारा होटल में लेकर आ गया, क्योंकि ये पूरा सेफ एरिया है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार पर जिस तरह से फायरिंग की गई, उससे आशंका जताई जा रही है कि ये काम हो न हो किसी विरोधी गैंग का है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में गैंग वॉर शुरू हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील की कार पर फायरिंग में वकील दीपक खत्री तो बाल बाल बच गए, लेकिन कार की पिछली सीट पर बैठे एक शख्स को गोली लगी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम हर ट्यूसडे मरघट वाले बाबा पे आते हैं, 3 से 4 घंटे वहाँ सेवा में रहते हैं बजरंगबली की। हम सेवा करके 10 बजे मंदिर बढ़ा के बाहर निकल रहे थे। सारी संगत खड़ी थी, हम लोग थे गाड़ी में बैठ के निकल रहे थे वहां से। हम गुरुजी के पैर छू के गाड़ी में जस्ट अभी बैठे ही हैं कि पीछे से ठा 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 2-3 आवाजें आई हैं। हमने रियलाइज नहीं किया कि फायर हुआ है। एकदम से गाड़ी का शीशा पीछे का टूट गया और जो मेरा साथी बीच में बैठा हुआ था संदीप, उसने चीखना शुरू कर दिया दर्द के मारे कि किसी ने गोली मार दी है। फिर जो दीपक जी हैं साथ मेरे आगे बैठे थे, हमारे मामा जी हैं, उन्होंने बोला कि भैया गाड़ी भगा, फायर हो गया। फिर हमने ना इधर की समझी ना उधर की, गाड़ी भगाते चले गए। जहां जो जगह दिखी लेफ्ट राइट भगा के सीधा इधर मेडिन में घुस गया वहां के। यहाँ हमने पना ली। मैंने कहा गाड़ी भगाओ, हम रुके नहीं। उसके बाद सीधा हम इसी होटल में आके रुके हैं। हमने पीछे नहीं देखा किसने चलाई क्या है, ये नहीं मुझे मालूम। 3 से 4 चली हैं। हम तो गाड़ी भगा दी ना, 3 लगी हैं गाड़ी पे। फिर हमने गाड़ी स्पीड में भगा दी थी एकदम। कितने शूटर आए थे, कुछ देखा आप? नहीं, मुझे नहीं पता पीछे कितने थे। कोई पब्लिक बता रही कि 2-3 थे शायद, पर मैंने देखा नहीं। हाँ, 2 व्हीलर से स्कूटी या बाइक पे होंगे। सरेराह हुई इस गोलीबारी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंची और हमलावरों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये दीपक खत्री हैं एडवोकेट, उनके साथ उनके 4 साथी थे और ये आज कश्मीरी गेट इलाके में लगभग 10:30 बजे अपनी गाड़ी से आईएसबीटी की तरफ जा रहे थे। तो अभी जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक स्कूटी पर 3 अज्ञात हमलावरों ने, उनमें से एक के पास वेपन था जिसने फायरिंग करी है और उस फायरिंग इंसिडेंट में एक गोली इनके एक साथी हैं संदीप, जिनको शोल्डर पे एक गोली पियर्स कर गई है। मामला दर्ज करके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई पर हत्या, रंगदारी, वसूली समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल वो जेल में है। हाल ही में रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। ऐसे में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर मामला पुरानी रंजिश का है या फिर कुछ और। पुलिस अब दीपक खत्री की कार को थाने ले गई है और इस मामले में गैंगवॉर के एंगल से जांच की जा रही है। में मौजूद है कश्मीरी गेट के पुलिस स्टेशन में, जहां ये गाड़ी मौजूद है और आप देख सकते हैं ये जो पूरा शीशा है पीछे की तरफ ये टूट चुका है। कल 3 अज्ञात लोगों ने, बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और जो फायरिंग हुई है वो हनुमान मंदिर के पास हुई है और ये देखिए यहाँ पर आपको साफ
पता चलेगा कि फायरिंग पीछे से की गई है और साथ ही साथ गोलियों के जो निशान हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 4 गोलियों यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिससे शीशा पूरी तरह से टूट गया है। इस गाड़ी में दीपक खत्री के समेत 4 और लोग सवार थे और उसमें से एक शख्स संदीप घायल भी हो गया है। आप देखिए यहाँ दाहिनी ओर की जो सीट है उस पर ये व्यक्ति जिसका नाम संदीप बताया जा रहा है, जो घायल हुआ है, वो बैठा था, जिसके बाद यहाँ पर खून के निशान भी देखे जा सकते हैं। जिसके बाद दीपक खत्री की गाड़ी पर जब हनुमान मंदिर के पास फायरिंग हुई तो उन्होंने फायरिंग के बाद तुरंत ड्राइवर से गाड़ी भगाने के लिए कहा और सिविल लाइंस पहुंच करके दिल्ली पुलिस को इस बात की सूचना दी। दीपक खत्री क्योंकि लीगल मामले देखते हैं, लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उससे जुड़े हुए, तो गैंग वॉर को यहाँ पर पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता और पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का कोई राइवल गैंग तो नहीं जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल के दौरे पर हैं, जहां वो इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। लेकिन पीएम मोदी के पहुंचने से पहले ही इजराइल मोदीमय हो चुका है। टेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक तिरंगा और पीएम मोदी के पोस्टर पटे हुए नजर आ रहे हैं। वहां के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट के फ्रंट पेज पर मोदी की तस्वीर छपी है, साथ ही हिंदी में नमस्ते लिखा गया है। पीएम मोदी आज इजराइल की संसद को संबोधित करेंगे। इससे पहले वहां की संसद के मेन गेट पर तिरंगे की रंग की लाइट से उसे सजाया गया। इजराइल में विपक्षी नेता यार लैपिड ने भी मोदी की यात्रा का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पूरा इजराइल पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। उन्होंने लिखा कि दोनों देशों के बीच सिर्फ रणनीतिक रिश्ते नहीं है, बल्कि दोनों देशों में गहरी दोस्ती भी है। पीएम मोदी ने भी रवाना होने से पहले लिखा कि इजराइल और भारत के बीच बहुत मजबूत संबंध है और दोनों देश मजबूत साझेदार हैं। इस यात्रा में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल यात्रा के दौरान यरूशलेम में आयोजित एक इनोवेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और होलोकास्ट स्मारक का भी दौरा करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक इस यात्रा में हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग पर विशेष जोर रहेगा। दोनों देश एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी इजराइल यात्रा पर हैं और ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका बढ़ गई है। पीएम मोदी का ये दौरा भारत और इजराइल के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हो रहा है। इसके लिए इजराइल में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बेंजामिन नेतन्याहू खुद पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये जगमगाती बिल्डिंग यरूशलेम में स्थित इजराइल की संसद की है। पीएम मोदी इसी संसद को संबोधित करेंगे। इजराइल की संसद को संबोधित करना दुर्लभ सम्मानों में गिना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल यात्रा के दौरान यरूशलेम में आयोजित एक इनोवेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और होलोकॉस्ट स्मारक याद वाशेम का भी दौरा करेंगे। बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं। वे संसद में भाषण देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी यहां मौजूद रहेंगे। हम यरूशलेम में एक स्टार्टअप कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे और साथ मिलकर याद वाशेम का दौरा करेंगे। मैं एक और बात का जिक्र करना चाहता हूं, एक विशेष सहयोग। हम उच्च तकनीक, एआई और क्वांटम क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देंगे। मैं एआई और क्वांटम की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये भविष्य है, बल्कि ये वर्तमान है। हम निश्चित रूप से इस क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल होना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का ये इजराइल दौरा क्यों अहम है। 9 सालों के बाद हो रही इस ऐतिहासिक यात्रा में भारत और इजराइल के बीच बड़े समझौते होने की उम्मीद है। सबसे पहले रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो ये दौरा रक्षा समझौतों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत और इजराइल के बीच करीब 10 अरब डॉलर के विशिष्ट रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। भारत इजराइल से आयरन डोम जैसी मिसाइल डिफेंस तकनीक, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और हेरोन MK2 जैसे आधुनिक ड्रोन के संयुक्त विकास पर चर्चा कर रहा है। इजराइल इस बात पर जोर दे रहा है कि मॉडर्न ड्रोन की तकनीक का ट्रांसफर हो और उसका निर्माण भारत में ही किया जाए। हमने पिछले कुछ सालों में इजराइल और ग्लोबल पावर भारत के बीच
मेरे और उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच विकसित हुए विशेष संबंधों को व्यक्त किया। हम व्यक्तिगत मित्र हैं, हम अक्सर फोन पर बात करते हैं, एक दूसरे से मिलने जाते हैं। मैंने भारत का दौरा किया, मोदी ने यहाँ का दौरा किया। भारत के साथ संबंधों का स्वरूप सुदृढ़ होता जा रहा है और वे यहाँ इसलिए आ रहे हैं ताकि सरकारों और देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने से संबंधित निर्णयों की कड़ी में हम इसे और भी मजबूत कर सकें। आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोग और सुरक्षा सहयोग। שיתוף פעולה כלכלי, שיתוף פעולה מדיני ושיתוף פעולה ביטחוני. हिंदुस्तान की नजर आयरन बीम पर भी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एडवांस ड्रोन, लंबी दूरी की मिसाइलों और लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम को अपनी सुरक्षा संरचना में शामिल कर अभेद्य मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच तैयार करना चाहता है। डीआरडीओ ने 30 किलोवाट क्षमता वाली हाई एनर्जी लेजर वेट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम विकसित की है। इजरायली मीडिया के मुताबिक मोदी के इजरायल दौरे पर आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम पर भी बात हो सकती है। साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के साथ मिलकर हेक्सागन नाम का एक नया 6 पक्षीय गठबंधन बनाने की बात कही है। בחזון שאני רואה לנגד עיניי, मेरे सामने जो परिकल्पना है उसके अनुसार हम एक संपूर्ण प्रणाली का निर्माण करेंगे जो मूलतः मध्य पूर्व के आसपास या भीतर गठबंधनों का एक हेक्सागोन ढांचा होगा। इसमें भारत, अरब देश, अफ्रीकी देश, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के देश, ग्रीस और साइप्रस और एशिया के कुछ देश शामिल हैं, जिनका नाम मैं अभी नहीं लूंगा। मैं इसे क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करूंगा। यहाँ उद्देश्य एक ऐसे देशों का गठबंधन बनाना है जो वास्तविकता, चुनौतियों और लक्ष्यों को एक समान दृष्टिकोण से देखते हों, न कि कट्टरपंथी गठबंधनों के विपरीत। इनमें कट्टरपंथी शिया गठबंधन भी शामिल है, जिस पर हमने कड़ा प्रहार किया है, और साथ ही उभरते हुए कट्टरपंथी सुन्नी गठबंधन भी। इन सभी देशों की सोच अलग अलग है और हमारे बीच सहयोग से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और निश्चित रूप से हमारी शक्ति और भविष्य भी सुनिश्चित हो सकता है। שיתוף פעולה בינינו יכול להניב פירות גדולים מאוד וגם כמובן להבטיח את חוסננו ועתידנו. मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान भारत इजरायल मुक्त व्यापार समझौते के लिए भी बातचीत को गति मिलने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार में भारी उछाल आएगा। पीएम मोदी के इजरायल दौरे को लेकर प्रियंका गांधी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करती हूं कि पीएम मोदी गाजा में हुए नरसंहार का जिक्र जरूर करेंगे। भारत ने हमेशा सत्य का साथ दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें दुनिया को सत्य, शांति और न्याय का प्रकाश दिखाते रहना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया है। अपने बयान में प्रियंका गांधी ने कहा कि इतिहास में सत्य का साथ मैंने दिया है, हमें सत्य सबके सामने लाना चाहिए, हमें दुनिया को सत्य, शांति और न्याय का प्रकाश दिखाते रहना चाहिए। और यही अपील उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी की है और कहा है कि मैं उम्मीद करती हूं कि अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजा में हुए नरसंहार का भी जिक्र करेंगे। तो जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर हैं, वहां की संसद को संबोधित करेंगे, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार के लिए वहां के लोग बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सिंगापुर के बाद अब वो जापान पहुंच चुके हैं। सिंगापुर में उन्होंने कई बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। अब जापान में भी इन्वेस्टर्स से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। प्रदेश की स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े हुए स्थलों को एक बार आप अवलोकन करें, उन्हें देखें और उनमें भविष्य की उन संभावनाओं को भी टटोलें जो आपके सुरक्षित निवेश के लिए एक उत्तम स्थल के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर एएसआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि भोजशाला में मस्जिद का निर्माण मंदिर के बाद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने मंदिर के हिस्सों का इस्तेमाल करके मस्जिद बनाई गई। एएसआई की ओर से संरक्षित भोजशाला को हिंदू समुदाय मां सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष 11वीं सदी की इस स्मारक को कमाल मौला मस्जिद के नाम से जानता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ में पेश एएसआई की रिपोर्ट पक्षकारों को दे दी गई है। 2 हफ्ते के अंदर आपत्तियां, सुझाव और सिफारिशें पेश करने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर को लेकर जिस एएसआई सर्वे रिपोर्ट का इंतजार था वो अब सबके सामने आ चुका है। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक
परिसर में प्राचीन हिंदू मंदिर होने के सदियों पुराने प्रमाण मिले। एएसआई ने अपनी जांच में कहा है कि कमाल मौला मस्जिद का निर्माण पुराने मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल करके किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भोजशाला का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था, जबकि परिसर में स्थित मस्जिद का निर्माण 1265वीं ईस्वी में हुआ था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संस्कृत और प्राकृत शिलालेख अरबी फारसी शिलालेखों से पहले के हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2189 पेज की सर्वे रिपोर्ट 15 जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में पेश की गई थी, जिसको कोर्ट ने अब आधिकारिक रूप से अपने रिकॉर्ड पर ले लिया है और इसे अब सार्वजनिक कर दिया गया है। एएसआई ने बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट भोजशाला के मामले में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को यहाँ पे एक आदेश दिया था, जिसमें हाईकोर्ट ने एएसआई को कहा था कि यहाँ पे एक डिटेल्ड साइंटिफिक सर्वे करें और सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल करें। हाईकोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एएसआई ने यहाँ पे 98-99 डेज का सर्वे किया, जिसके बाद हाईकोर्ट के समक्ष एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से ये सिद्ध होता है कि ये पूर्व में एक हिंदू मंदिर का परिसर था, कैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी के, गणेश जी के, अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के, माँ सरस्वती के चिन्ह मिलते हैं। ये सारी बातें इस रिपोर्ट में अंकित हैं। एएसआई ने जांच, सर्वेक्षण और खुदाई का काम 22 मार्च 2024 से शुरू किया था और ये सर्वे करीब 100 दिन चला था। उस टीम में पुरातत्वविद, अभिलेखविद, रसायनविद, संरक्षक, सर्वेक्षक, फोटोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन और बाकी अधिकारी भी शामिल थे। उस सर्वे के बाद एएसआई ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसके मुताबिक भोजशाला परिसर के स्तंभ पहले मंदिर का हिस्सा थे। बाद में इन्हें अतिक्रमण और क्षतिग्रस्त कर मस्जिद के स्तंभ बनाते समय उनका फिर से उपयोग किया गया था। मौजूदा संरचना में चारों दिशाओं में खड़े कुल 188 स्तंभ मिले हैं। इनकी वास्तुकला से इस बात की पुष्टि होती है कि स्तंभ मूल रूप से मंदिरों का ही हिस्सा थे। उन पर उकेरी गई देवताओं और मनुष्यों की आकृतियों को बिगाड़ा गया था। मानव और जानवरों की कई आकृतियां जिन्हें मस्जिदों में रखने की अनुमति नहीं है, उन्हें छेनी जैसी किसी चीज का इस्तेमाल कर बिगाड़ा गया था। इंडिया टीवी आपको 800 साल पुरानी उस भोजशाला को दिखा रहा है, जिसके बारे में हिंदू संगठनों का मानना है कि ये मुस्लिम आक्रांताओं के अत्याचार और विध्वंस की कहानी कहता है। आप अगर ये तस्वीरों में देखेंगे तो पहली दृष्टि में ही जो सामने का दृश्य, जहां पर 77 के बाद नमाज पढ़ी जा रही थी, आपके मन में जो सामने एक मंडप दिख रहा है, उसे देखकर ही समझ में आता है जो हिंदू संगठन और हिंदू समाज कहता है कि इन जो मीनार और जो स्तंभ बने हुए हैं, वो स्तंभ साफ तौर पर बताते हैं कि दरअसल यहां पर 1305 से पहले जब यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने इस राजा भोज की भोजशाला का जब विध्वंस किया, तो यहां पर वो मंडप रहा करता था, एक के बाद एक स्तंभ। ये साउथ के मंदिरों में भी हिंदू जो मंदिरों की जो शैली है वो दिखाई देती है। और अगर आप ये सामने देखें तो ये कहा जाता है कि राजा भोज की वो यज्ञशाला थी, जहां पर वो मां सरस्वती की अर्चना किया करते थे, पूजा किया करते थे, जिसके बाद स्वयं ऐसा साहित्यों के हिसाब से लिखा हुआ है कि जिसके बाद मां सरस्वती जो है प्रकट हुई और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, जिसके बाद 1034 में इतिहास बताता है कि 1034 में जो सरस्वती माता की स्थापना की गई। हिंदू संगठनों के मुताबिक इसी जगह पर जो सामने आप ये जो मंडप देख रहे हैं, यहीं पर स्थापना की गई। दायर हुई है। यहाँ के हिंदू समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है कि अभी तक का जो संघर्ष रहा है वो कहीं परिणति की ओर जा रहा है। और ऐसा राजा भोज का जन्म 1010 के आसपास 989 में हुआ था और 1010 से 1064 तक उनका शासनकाल रहा है। क्योंकि राजा भोज परमावंश के थे, बाल्यकाल से विभूति थे, उन्हें इसी स्थान पर माँ वाग्देवी का साक्षात्कार हुआ था। तो उन्होंने धारा नगरी को अपना कर्म क्षेत्र और माँ का रहने का स्थान, जिसे हम कहते हैं सरस्वती मंदिर, विश्व का एकमात्र सरस्वती मंदिर जिसे हम आज वर्तमान में भोजशाला के रूप में जानते हैं, वो यहाँ था। त्योहारों से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ शहर शहर खाद्य विभाग का अभियान लगातार चल रहा है। बाजारों में नकली दूध, पनीर, मावा, खजूर और ड्राई फ्रूट्स धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जिनमें ऐसी ऐसी चीजें मिलाई जा रही हैं जिससे आप बहुत बीमार हो सकते हैं। अयोध्या में खाद्य विभाग ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में मिलावटी खजूर और ड्राई फ्रूट्स जब्त किया। जो मिस ब्रांडिंग कर बेचे जाने की पूरी तैयारी थी,
वहीं गाजियाबाद में टीम ने पिछले 72 घंटे में 2500 किलो पनीर, 200 किलो मावा नष्ट किया है, जो कि नकली और मिलावटी है। लगातार छापेमार कार्रवाई कर प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि मिलावटी खाने पीने की चीजों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। त्योहारों का सीजन पीक पर है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और हैदराबाद तक खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में है। कहीं मिलावटी पनीर नष्ट कराया गया, कहीं मावा तो कहीं बेकार मिठाइयां। तस्वीरें यूपी के कानपुर देहात की हैं, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया। यहां लखनऊ से आई 35 सदस्यीय टीम ने 4 ब्रांडेड तेल फैक्ट्रियों पर छापा मारा और बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने पर टीम ने सैंपल लेकर लाखों रुपए के 30,000 से ज्यादा तेल के डिब्बे और कंटेनर सीज कर दिए। कानपुर देहात की 4 यूनिट पर खाद्य तेलों की यूनिट पर कार्रवाई की गई है और जिसमें काफ़ी मात्रा में अनियमितता पाए जाने पर इनमें नमूने भी संग्रहित किए गए हैं और सीजर की भी कार्रवाई की गई है। लगभग 58 टीमों द्वारा पूरे प्रदेश में 70 से अधिक इकाइयों पर छापामार कार्रवाई की गई है। हाँ, विशेष अभियान जो होली पे, चूँकि खाद्य तेलों की मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, त्योहारों पे आदमी पकवान बनाता है, खाने पीने की वो सब चीज़ें बनाता है, नमकीन चीज़, इस कारण जो है अधिक मांग के होने के कारण मिलावट की संभावना बढ़ने के कारण ये होली पर विशेष अभियान में नमूने संग्रहित कराए जा रहे हैं और आवश्यक छापेमार कार्रवाई कराई जा रही है। एक तरफ होली आने वाली है तो दूसरी ओर रमजान चल रहे हैं। ऐसे में मिलावटखोर इसका भरपूर फायदा उठाने में लगे हैं। गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली पनीर और मावा सप्लाई करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। विभाग ने पूरे जिले में 5 टीम उतार रखी हैं, जो नकली या मिलावटी खाद्य पदार्थों को पकड़ रही हैं। पिछले 72 घंटों में टीम ने 25 किलो से ज्यादा पनीर और 200 किलो मावा नष्ट किया। 30 से 35 सैंपल जांच को भेजे गए। विभाग का दावा है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 5 टीमें गठित की गई हैं और विभिन्न जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में 5 टीमों द्वारा रात दिन लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 22 तारीख से लेकर अब तक लगभग 25 क्विंटल पनीर 7.5 लाख मूल्य का 4-5 गाड़ियों से हम लोग जब्त करके नष्ट करा चुके हैं और सभी जो पनीर था उसके नमूने भी लिए गए हैं। और इसके अतिरिक्त लोनी में हमारी टीम द्वारा मावा भी सुबह जब्त किया गया एक वाहन से 200 किलोग्राम 2 क्विंटल मावा था 60,000 रुपये मूल्य का। वहाँ भी 4 नमूने वहाँ से लिए गए हैं। तो हम लोग सतत निगरानी रखे हुए हैं, हमारी टीमें ऑन रोड हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, हम लगातार कार्य कर रहे हैं। गाजियाबाद से सटे नोएडा में भी खाद्य विभाग का अभियान जारी है। विभाग ने ग्रेटर नोएडा स्थित तिलपत्ता गांव में एक दुकान पर छापा मारा, जहां से 200 किलो मिलावटी पनीर मिला, जिसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। संभल में भी होली से पहले बड़ी कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिस क्रम में टीम ने कई गोदामों पर छापेमारी की और मौके से 225 किलो से ज्यादा खराब रसगुल्ले मिलने पर उन्हें नष्ट कराया गया। साथ ही विभाग ने 3 नमूने जांच के लिए भेजे हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में भी मिलावटी पनीर मिलने पर बड़ी कार्रवाई की गई और जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर 6 क्विंटल से ज्यादा पनीर नष्ट किया गया। दरअसल सहारनपुर में भी खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जब टीम ने रामपुर मनिहारन कस्बे में छापेमारी की तो मौके से करीब 6 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त हुआ। जांच के दौरान पाया गया कि पनीर का भंडारण बिना किसी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के किया जा रहा था। ऐसे में टीम ने मौके पर ही क्रेन मंगवाकर गड्ढा खुदवाया और सारे पनीर को दबाकर नष्ट कर दिया। अवैध पनीर का भंडारण किया गया था, जो बाहर से अत्यंत दूषित तथा स्वच्छता दशा में बनाते हुए रखा गया था और प्राप्त सूचना के आधार पर यहाँ पे कार्रवाई की गई है। 2 नमूने संग्रहित किए गए हैं और इसको स्वच्छ दशा में रखा हुआ है उसी तरीके से, इसका विनिष्टीकरण का काम चल रहा है। रामनगरी में भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने होली से पहले इंस्पेक्शन किया। टीम ने बड़ी मात्रा में मिलावटी खजूर और ड्राई फ्रूट्स जब्त किए। अधिकारियों के मुताबिक ये ड्राई फ्रूट्स एक्सपायर और गलत लेबल लगाकर बेचे जाने वाले थे, जिससे पहले ही टीम ने सामान जब्त कर लिया। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी मिलावटखोर
त्योहारों से पहले एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में फूड डिपार्टमेंट भी जगह जगह चेकिंग में जुटा है और इसी क्रम में विभाग ने करीब 5 क्विंटल संदिग्ध पनीर पकड़ा। ज्वालापुर के सराय क्षेत्र में टीम को मिलावटी पनीर स्टोर किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद विभाग ने छापेमारी करते हुए डीप फ्रीजर में रखा पनीर पकड़ा और पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। काफ़ी समय से हमारे पास सूचनाएं आ रही थी कि इस क्षेत्र में जो है पनीर का स्टोरेज हो रहा है और वो पूरे शहर को जो है सप्लाई किया जाता है। तो इसी क्रम में आज हमने जो है संयुक्त टीम बना करके पुलिस के साथ जो है इस पर कार्रवाई की और 2 नमूने जांच हेतु लिए जा रहे हैं। नमूने की जांच रिपोर्ट जैसी आएगी उस हिसाब से इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितना माल आपके द्वारा जो है अभी हमें जो मौके पे मिला करीब 5 क्विंटल के आसपास ये माल है जो हमारी संभावना है और उसको हमने देख लिया है। दूध, पनीर, मिठाई और खजूर के अलावा अब चाय भी सेफ नहीं है, क्योंकि हैदराबाद पुलिस ने सनत नगर में मिलावटी चाय पाउडर रैकेट का भांडाफोड़ किया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि शख्स चाय पाउडर में केमिकल मिलाकर बेचता था, जिससे सेहत खराब होने का खतरा था। मिलावटखोर न दूध छोड़ रहे हैं, न पनीर, न खोया और न ही खजूर। ऐसे में प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। आपको भी इन मिलावटखोरों से सावधान रहने की जरूरत है।